सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, तो इसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। ल्यूकीमिया भी बोलते हैं या इसको लिम्फोमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें जब एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया बताया था तो मैंने कहा था वो अडल्ट्स में कॉमन होता है। ठीक है, तो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा इसको LBL भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा मोस्टली किस में कॉमन होता है, चिल्ड्रंस में कॉमन होता है। ठीक है, और अब अगर इसकी बात करें तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, मतलब ALL का मतलब क्या है। ठीक है, मोस्टली ALL सिर्फ चिल्ड्रंस में दिखता है, बाकी और किसी में भी दिख सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा नोडल साइट इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं। एक्स्ट्रा नोडल साइट इन्वॉल्वमेंट से क्या मतलब है, जैसे लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उसके साथ साथ क्या अकम्पनी होगा, हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, CNS इन्फिल्ट्रेशन, टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट्स। ये सारे फीचर्स जो है साथ में एसोसिएटेड होंगे ALL के साथ। ठीक है, तो है क्या तुम्हारा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, इसको हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा नोडल साइट इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसमें कौन कौन सी नोड्स तुम्हारी इन्वॉल्व हो सकती है वो तुम अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लिम्फेडिनोपैथी होती है इसमें, हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, CNS इन्फिल्ट्रेशन और टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होती है। उसके बाद आगे तुम्हारा आ गया कि क्लिनिकली ये हमें कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये हमने देख लिया कि तुम्हारे पास अगर कोई पेशेंट आएगा तो वो पेशेंट के ये सिम्टम्स होंगे जब वो तुम्हारे पास OPD में आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे होंगे B सेल का एक्यूट। अब लिम्फोइड ल्यूकीमिया, लिम्फोसाइट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, B and T ना, तो ये वाले फीचर्स जब भी आएंगे ना उस बंदे को B सेल होगा मोस्टली। ठीक है, अगर हम T सेल्स की बात करें, अगर उसको T सेल्स एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया है ना, तो ये वाला है हमारा B एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया के सारे फीचर्स। अगर हम बात करें T एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया के फीचर्स, तो उसमें क्या होता है, जो हमें पता है T सेल्स हैं वो हमारे कहाँ डिफ्रेंशिएट करने हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा, थाइमस के अंदर। ठीक है, तो ये ट्यूमर जो है मोस्टली एज अ मीडियास्टाइनल मास पड़ा होता है या फिर एज अ प्लूरल इफ्यूजन पड़ा होता है। ठीक है, और मोस्टली इन लोकेशंस के आसपास होता है, थाइमस वैली। ठीक है, और ये क्या है कि रैपिडली डेवलप होता है ल्यूकीमिया में, कहाँ पे, ब्लड मैरोस में, बोन मैरोस में। ठीक है, और थाइमस में। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होंगे, अब हमारे इसमें T लिम्फोसाइट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो T लिम्फोसाइट्स बढ़ने की वजह से क्या है कि वहाँ पे एक मास सा बनना शुरू हो गया। अब थाइमस के पास ही तुम्हारे क्या पड़े हुए हैं, उसके नीचे चल जाओगे तो लंग्स वगैरह पड़े हैं। ठीक है, मतलब आसपास ऑर्गन्स जो पड़े हैं, तो प्लूरल इफ्यूजन्स तुम्हारी होने लग जाएगी। ठीक है, अब क्लिनिकली इसमें क्या फीचर्स होंगे, अब क्लिनिकली इसमें एनीमिया होगा, बाकी सारे कम हो जाएंगे। रसेल्स T लिम्फोसाइट अगर बढ़ गया है तो न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, हिपैटोमेगैली हो जाएगी, और CNS तुम्हारा इन्वॉल्व होगा। तो ये फीचर्स है जो तुम्हें दिखेंगे। अब लैब डायग्नोसिस की बात करें, ठीक है, लैब डायग्नोसिस की बात करने से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं ना, एक तो इसकी फैब क्लासिफिकेशन है,
लैब डायग्नोसिस हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहली है हमारी इसकी फैब क्लासिफिकेशन वही, और दूसरी हमारी हू क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फैब क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले। तो फैब क्लासिफिकेशन हमारी L1 से L3 है। ठीक है, तो L1 से L3 में तुम्हारी L1 किस में होती है, 90% चिल्ड्रंस में होती है। ठीक है, पेंसिल की चार्जिंग खत्म होगी। L2 किस में होती है, एडल्ट्स में। ठीक है, 10%, और L3 1 to 2% बचे हुए एडल्ट्स वगैरह में होती है। तो ठीक है, सबसे पहले हमारी होगी फैब क्लासिफिकेशन। L1 हमारी 90% चिल्ड्रंस में होती है, और L2 हमारी 10% एडल्ट्स में, L3 हमारी 1 to 2% लोगों में। तो इससे समझते हैं, थोड़ा अच्छे समझ आएगा। तो ये हमारी है, हमने बोला था 2 सेल्स होते हैं, बी वाला हो सकता है और टी सेल वाला भी हो सकता है। ठीक है, और एक ये इसमें तो इमेच्योर सेल्स है ना, एक मेच्योर बी सेल लुकीमिया भी हो सकता है, बर्किट सेल लुकीमिया। ठीक है, तो अब हमने बोला एक L1 L2 होता है 75% केसेस में, फिर L2 L3, फिर हमारा वो आगे इसकी हम वो भी कर सकते हैं, 90% भी ले सकते हैं, इसकी 10% भी ले सकते हैं, और इसकी 1 to 2। ठीक है, तो अब जो हमारे हैं ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो बी वाले हैं वो L1 L2 में आते हैं, टी वाले भी आ सकते हैं इसमें, L3 में मेच्योर बी सेल वाले आते हैं, तो इसलिए वो कम केसेस में होता है। अब इसके साथ रिलेटेड साइटोजेनिक अबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है। कौन कौन से साइटोप्लाज्म, कौन कौन से क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो सकती है, 9 और 20 फिलाडेल्फिया ही हो गया एक तो। ठीक है, और 9 और 22 मतलब, ठीक है, एक 4 और 11, फिर हमारा 8 और 14 हो सकती है। ठीक है, तो 8 14 याद रखना पड़ेगा तुम्हें, 9 22 4 11। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स भी जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आ गया तुम्हारी क्लासिफिकेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ये हमने देख ली, और हमने फैब वाली देख ली L1 to L3। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली बस ये उन्होंने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी ऐड कर दी थी उसने, मतलब इम्यूनोलॉजिक बेसिस में प्री बी सेल्स और टी सेल के बेसिस से बता दिया था, और ये पॉइंट्स हो गए। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि क्लिनिकली क्या फीचर्स थे, क्लिनिकली उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस में बी वाले में बोल दिया था हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो सकती है। ठीक है, और टी सेल्स में हमने बोल दिया था अनीमिया, और सारे कम हो जाएंगे। अब आगे आता है लैब डायग्नोसिस कि तुम लैब डायग्नोसिस कैसे करोगे। एक तो तुम इसकी क्या करोगे, ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो जब तुम ब्लड एग्जामिनेशन करोगे, तुम देखोगे कि एनीमिया होगा बंदे को। ठीक है, उसके सिर्फ बी सेल्स या टी सेल्स बड़े होंगे, जो सा भी उसको हुआ होगा, तो उस बंदे को अनीमिया होगा। अनीमिया के साथ साथ उसको क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। ठीक है, मतलब उसके प्लेटलेट्स भी कम होंगे। अब इसमें क्या है कि एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया में और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में, दोनों में हमने कहा था 20% से ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इसमें 20% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स होते हैं, इसमें 20% से ज़्यादा लिम्फोब्लास्ट सेल्स होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमने ध्यान रखना है कि ब्लास्ट सेल्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे अगर हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे तो हम लोगों को पता है बी और टी सेल्स बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं, तो इसलिए अनडिफ्रेंशिएटेड प्रिकर्सर सेल्स भी तुम्हें दिख सकते हैं। ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स दिखेंगे। अब आगे तुम्हारी साइटोकेमिस्ट्री। तुम साइटोकेमिस्ट्री के थ्रू कैसे देख सकते हो, पीरियोडिक एसिड शार्प स्टेन होगी। ठीक है, इसके थ्रू कर सकते हो। फिर एसिड फॉस्फेटेज के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद माइलोपेरोक्सीडेज, सडन ब्लैक, सुडान ब्लैक। ठीक है, अब माइलोपेरोक्सीडेज नेगेटिव आएगा। इसमें मैं तुम्हें बताया था माइलॉइड सीरीज बेसिकली होती है ब्लास्ट वाली, लिम्फोब्लास्ट वगैरह के लिए कम ही होती है। सडन ब्लैक ये भी इमेच्योर, ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, पीरियोडिक एसिड शार्प स्टेन ये बहुत सॉरी। उसके बाद एसिड फॉस्फेटेज जो है हम वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस ये भी नेगेटिव आएगा इसमें, तो हम पीरियोडिक एसिड शार्प स्टेन करा सकते हैं, ये पॉजिटिव आएगी। माइलोपेरोक्सीडेज, सुडान ब्लैक
और हमारा नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेस, ये तीनों हमारे क्या आएंगे, नेगेटिव। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो तुमने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तुम इम्यूनोफिनोटाइपिंग करा सकते हो। बेसिकली तुमने क्या किया, ब्लड एग्जामिनेशन करा दी, फिर तुमने साइटोकेमिस्ट्री करा दी, उसके बाद तुम आगे क्या कर रहे हो, इम्यूनोफिनोटाइपिंग करा रहे हो, फाइनोटाइपिंग करा रहे हो, ठीक है। अब तुम इसमें क्या होता है कि मार्कर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, CD19, CD10, CD9A, ये मार्कर्स होते हैं। तुम इनका टेस्ट कर सकते हो कि ये मार्कर्स हैं कि नहीं है प्रेजेंस। तो ये वाले जो होते हैं, ये वाले मार्कर्स हमारे बी सेल्स वाले होते हैं, BALL के होते हैं, और हमारे CD1, 2, CD3, ठीक है, ये हमारे T सेल के लिए, TALL के लिए होते हैं। तो ये अगर तुम्हें याद रहते हैं, इतना रट्टा है तो तुम रख सकते हो याद, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे क्या है कि और साइटोजेनिक हमने बोला था ना, मॉलिक्यूलर्स भी चेंज हो सकते हैं। जब हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन की तो हम T9 और T22 चेक कर सकते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स के चेक करेंगे कि वो हुआ तो नहीं हुआ चेंज, ठीक है। उसके अलावा और कोई म्यूटेशंस तो नहीं है जैक वगैरह की। उसके बाद जो बाकी यहाँ पे थे, कौन कौन से थे, 14 और 11, वो हम चेक करेंगे, 8 और 14, ये सारे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा आगे पॉइंट आता है AML वर्सेस ALL में डिफरेंस। एक हमारा ल्यूकेमॉइड रिएक्शन वर्सेस CML में भी डिफरेंस रहता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों में से तुम्हें कुछ भी वो डाल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि AML और CLL में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसकी फ़ोटो ही ले लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। तो अब देखो AML और CLL में क्या डिफरेंस है। तुम्हें मैंने एक पहली वीडियो में एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया सारा समझा दिया था। इस चार्ट को देखने से पहले हम खुद से याद करने की कोशिश करते हैं। हमने एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में हमने कौन कौन से फीचर्स जो हैं देखे थे। उसमें हमने बोला था ब्लास्ट सेल 20% से ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ पे माइलोब्लास्ट सेल्स थे। और यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट में हमने एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया में हमने ब्लास्ट सेल्स की जगह लिम्फोब्लास्ट सेल्स बोला कि वो इंक्रीज होने चाहिए। फिर दोनों की क्लासिफिकेशन अलग अलग है, तो तुम उस क्लासिफिकेशन पे पॉइंट आउट कर सकते हो कि M0 से M8 वाली थी यहाँ पे, और 4 क्रोमोसोमल जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी MDS के साथ, MDS विदाउट थेरेपी, वो सारा बोल सकते हो। इसमें हमने L1, L2, L3 क्लासिफिकेशन बोली, और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस जो बोली वो तुम याद रख सकते हो कौन कौन सी थी, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉमन एज। हमने बोला था जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है वो अडल्ट्स में कॉमन होता है, और जो हमारा लिम्फॉइड है वो चिल्ड्रंस में ज़्यादा कॉमन होता है, तो एज का हो गया। फिर स्प्लीनोमेगैली ALL में ज़्यादा मार्क्ड होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। AML में मैंने इतना स्ट्रेस नहीं किया था कि हाँ स्प्लीनोमेगैली होगी, ठीक है। हिपैटोमेगैली जो है, लिम्फेडिनोपैथी है, ये जो तीनों पॉइंट्स है ये हमने सारे किसके फीचर्स में किया था, ALL के। तो ये प्रोमिनेंट मार्क्ड ये सारा हो गया। बोन टेंडरनेस तो दोनों में ही है, गम हाइपरट्रॉफी भी दोनों में है। ब्लीडिंग टेंडेंसीज इसमें कंपेरेटिवली कम है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अब AML में ब्लीडिंग टेंडेंसीज क्यों ज़्यादा है, इसमें प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो ये एक रीज़न है, ठीक है। अब लैब फाइंडिंग्स बोल लें, TLC जो है वो चेंज हुआ होगा, ठीक है, वो लिख लोगे तुम। इसमें माइलोब्लास्ट ज़्यादा होते हैं और प्रोमाइलोसाइट्स ज़्यादा होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रीडोमिनेंस किसकी होती है, माइलोब्लास्ट की ज़्यादा होती है प्रीडोमिनेंस, और प्रोमाइलोसाइट्स की होती है। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ माइलोब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट इन बोन एंड बोन मैरो। और यहाँ क्या है, लिम्फोब्लास्ट सेल्स इंक्रीज होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, ये 20% से ज़्यादा लिम्फोब्लास्ट होते हैं, यहाँ ब्लास्ट सेल 20% से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 20% वाला तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो M0 से M7 वाली, ये क्लासिफिकेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वही 20% से ज़्यादा ब्लास्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी वही आ गया, इसमें L1 से L3 वाली क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लासिफिकेशन जिसमें वो चेंजेस वगैरह हमने बोले थे, क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें स्टेन्स कौन कौन सी है, माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव आएगी,
क्योंकि हमने वहाँ पे किया था पॉजिटिव होती है, सिडान भी पॉजिटिव आएगी और NaC भी पॉजिटिव आएगी। अगर यहाँ पे ये सारी पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएंगी ये वाली। और यहाँ पे कौन सी 2 पॉजिटिव आएगी, पास और एसिड फॉस्फेटेस। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे तुम्हारा है स्पेसिफिक थेरेपीज। थेरेपीज हम कौन सी दे सकते हैं, थेरेपी पैथो में कोई पूछता नहीं है तो अभी छोड़ दो। उसके बाद इम्यूनोफिनोटाइपिंग यहाँ पे 13, 33, 41, 42 और यहाँ पे हमारे 1, 2, 3, 4। तो ये तुम याद कर लेना, ठीक है। अब नॉर्मलिटीज़ कौन सी होती है, इसमें 15, 17, 16, 15, 16, 17 इधर याद रखो। इसमें एक 9 और 22 फिलाडेल्फिया 22 था यहाँ पे। और उसके बाद 14Q 11। तो ये होगी तुम्हारे, ये भी तुमने लर्न करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स टू थेरेपी कम होता है, इसका हाई होता है। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स हो गए जो तुम्हें याद होने चाहिए। दूसरा एक जो डिफरेंस पूछा जा सकता है वो हमारा ल्यूकेमॉइड रिएक्शन वर्सेस CML का पूछा जा सकता है। तो वो क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें इसमें ये पता होना चाहिए कि CML होता क्या है। तो उसको अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैंने CML पे पहले वीडियो डाली हुई है, तुम वो देख सकते हो। उसमें तुम्हें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का पता होना चाहिए, बेसिकली 9 और 22 का। उसके बिना तुम्हें ये वाला टेबल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं। अब CML हमने बोला था क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को। यहाँ पे CML में होगा, ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में नहीं हो रहा, तो वो एब्सेंट है। बेसिकली ल्यूकेमॉइड रिएक्शन है क्या, उसमें भी क्या है कि ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है, मतलब तुम्हारे WBCs इमेच्योर वाले इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। स्प्लीनोमेगैली वगैरह सब कुछ होती है, ठीक है। मतलब स्प्लीनोमेगैली, लिम्फेडिनोपैथी, हेमरेजेस ये एब्सेंट होती है। बाकी जो फीचर्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट CML वाले होते हैं। तो क्लिनिकली हम इसे CML से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि TLC जो है वो तुम्हारी 1 लाख से ज़्यादा चल जाती है CML में, बट जो माइलॉइड रिएक्शन है उसमें 1 लाख से कम रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम DLC चेक करें तो DLC में तुम्हें मेटामाइलोसाइट, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट्स ये सारे दिखेंगे, बेसोफिल्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसमें माइलोसाइट्स जो है ना हमारे वो इतने नहीं दिखेंगे। अब इसमें जो माइलोसाइट है वो 20% दिख रहे हैं और इसमें 20% नहीं दिखते। इसमें माइलोसाइट 5 to 15% है। तो एक ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जब हमने CML किया था तुम्हें याद होगा, तो मैंने स्ट्रेस किया था तुम्हें कि जो मेन सेल है वो हमारा कौन सा है, मेन सेल जो हमारा माइलोसाइट है। तो माइलोसाइट यहाँ पे 20% है, यहाँ पे सिर्फ 5 to 15% है। और एक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है और वहाँ पे वो एब्सेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में हमने ABL BCR की फ्यूजन की थी। तो अगर फिलाडेल्फिया होगा तो ABL BCR फ्यूजन होगी, अगर फिलाडेल्फिया नहीं होगा तो ABL BCR फ्यूजन भी तुम्हारी होगी नहीं। तो ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद आ गया एटियोलॉजी, इन्फेक्शन, इंटॉक्सिफिकेशन वगैरह ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनीमिया वगैरह तो दोनों में होगा। प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल टू रेज हो सकता है। माइलॉइड हाइपरप्लेजिया भी होगा। ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन ना CML में होती है मोस्टली, ये हमारी उसमें एब्सेंट होती है, जो हमारा वो होता है ल्यूकेमॉइड रिएक्शन उसमें एब्सेंट होती है, तो CML में होती है। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में। तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली, हमने AML एक वीडियो में कवर कर लिया हुआ है सारा। CML अभी हमने करना है, ठीक है। हमने CML भी कर लिया है, AML हमने सारा कर लिया है, CML हमने कर लिया है, ALL कर लिया है, तो CLL हमारा रह गया, वो हम करेंगे। फिर हमने माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में पॉलीसाइथीमिया वगैरह भी कर लिया है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, माइलोफाइब्रोसिस भी कर लिया है, MDS भी कर लिया है। तो किसी में कोई डाउट होगा आप बता सकते हो। अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं की तो आप वो चेक कर सकते हो और डाउट कमेंट कर सकते हो।